नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं ब्लड कोएगुलेशन जो मैंने आपको वीडियो मॉर्निंग में दिया था उसी से संबंधित प्रश्नों को पूछ रही हूँ। आपने वीडियो अच्छी तरह से देख लिया होगा और मैं तो ये चाहती थी कि आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, लेकिन जब मैंने आपके कमेंट बॉक्स पढ़े तो ये लगा कि कमेंट बॉक्स में आपने लिखा नहीं मैडम उत्तर आप ही बता दीजिए। अब बताओ, वीडियो भी मैंने बनाया, उत्तर भी मैंने बताया, तो आप दिमाग का इस्तेमाल कब करोगे? कुछ तो दिमाग का इस्तेमाल करिए। चलिए कोई बात नहीं, हम आपकी बात को मानते हैं क्योंकि आपके पास अभी समय कम है, तो आप टीजीटी की और पीजीटी की तैयारी करिए। क्योंकि देखिए, जो पीजीटी में होता है वो थोड़ी डिटेल्स आती हैं, तो डिटेल्स आपको पढ़ना पड़ता है। वीडियो आपने पढ़ लिया, देख लिया, अब उसमें से आपको स्मरण करना था कि ये चीज़ें मैडम ने कहाँ बोला, क्या बोला, उसको हमें याद करना था। और फिर मैंने आपको एमसीक्यू दिया, मैंने आपको हिंट भी दिया। एमसीक्यू मतलब क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हिंट दे दिया, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपका दिमाग क्लिक करेगा, इसका आंसर ये होगा। लेकिन चलिए हम आपकी बात को मानते हैं और आपने जो कहा कि मैडम आप ही आंसर बता दीजिए, मैं ही आंसर बता देती हूँ। पहला प्रश्न, हीमोस्टेसिस किसको कहते हैं? हीमोस्टेसिस का अर्थ होता है रक्त का जमना। जो मैंने 3 प्रक्रिया बताई थी, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहला चरण कहाँ क्या था कि जब रक्त नलिकाएं कट जाती हैं जहां कहीं से, तो वहां की जो नलिकाएं आसपास की वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, और क्षतिग्रस्त जब हो गई तो वो नलिकाओं को संकुचन करने के लिए कि संकुचित हो जाए ताकि खून कम से कम बहे। तो 3 स्टेज था। पहला स्टेज बता दिया था, दूसरा स्टेज बताया प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनने की, और तीसरा स्टेज था क्या? प्रोथ्रोम्बिन, जो थ्रोम्बिन बन गया था वो फाइब्रिनोजन से प्रतिक्रिया करके फाइब्रिन बना दिया था। ये 3 स्टेज थे, जिसमें पहला स्टेज था वैसोकंस्ट्रिक्शन, दूसरा स्टेज था आपका टेम्पररी हीमोस्टेसिस प्लग का निर्माण करना, और तीसरा था परमानेंट हीमोस्टेसिस प्लग का निर्माण करना। ठीक है, ये 3 स्टेज थे, आपको याद हो गया होगा। दूसरा प्रश्न है हीमोस्टेसिस के प्रमुख चरण कौन से हैं? अभी मैंने आपको बता दिया 3 चरण है, डिटेल्स बता दिया अभी आपको। अच्छा, तीसरा प्रश्न, रक्तवाहिनियों का संकुचन को क्या कहते हैं? कौन सा चरण है? मैंने अभी पहले यही बताया है कि पहला चरण है हीमोस्टेसिस का, पहला चरण है रक्तवाहिनियों का संकुचन करना। क्यों? कि अगर फ्लो में ब्लड आएगा, रक्तवाहिनियाँ फैली हुई रहेंगी तो ज़्यादा खून निकलेगा बाहर, ज़्यादा खून निकलेगा तो हार्म होगा। तो उस हार्म को बचाने के लिए परमपिता परमेश्वर ने ऐसी क्षमता दी है रक्त में कि जैसे ही वो कटता फटता है तो तुरंत वहाँ से केमिकल निकलता है। कहाँ से? जो क्षतिग्रस्त आपकी नलिकाएं हैं वहाँ से निकलती हैं, कोलेजन से निकलता है, केमिकल से निकलता है, और वो वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है जो कि रक्तवाहिनियों को संकुचित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। चौथा प्रश्न है आपका, बिंबाणु जब आपस में मिलकर गुच्छे के रूप में क्षतिग्रस्त स्थानों पर चिपक कर ढीले ढाले प्लग की तरह की संरचना बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मैंने अभी बता दिया था आपको, उसको कहते हैं अस्थायी हीमोस्टैटिक का निर्माण करना। अभी बताया ना कि जैसे कट गया तो क्या हुआ, कटे हुए स्थान पर प्लेटलेट्स आ जाता है, और प्लेटलेट्स केवल अकेले नहीं आता है, बहुत सारे प्लेटलेट्स को बुला लेता है। हमारे रक्त में कितनी होती है प्लेटलेट्स? 1 लाख से 5 लाख तक। उस सबको बुला लेता है, भैया यहाँ कट गया, यहाँ पर आ जाओ, और चिपक करके अपनी रक्तवाहिनियों के पास चिपक जाएंगे, जिससे कि कटा हुआ स्थान को घेर लेंगे, अच्छी तरह से चिपक जाएंगे, तो फिर वो रक्त का बहना बंद हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं अस्थायी हीमोस्टैटिक का निर्माण करना। समझ गए बात को? अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न वो आपका है, वो ये रक्त का जमना एक जटिल रासायनिक क्रिया है जिसे प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलना है। कौन सा है, कौन सी ये चरण है? रक्त का जमना एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलना है। ये कौन सी चरण है? पहला चरण है या दूसरा चरण है या तीसरा चरण है? प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कब बदलता है? किस चरण में बदलता है? दूसरा चरण में। याद आ गया?
तीसरा चरण में तो फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदलेगा और ब्लड का क्लॉट बन जाएगा, रक्त का थक्का जम जाएगा। ठीक है। अब छठा प्रश्न, रक्त फैक्टर 8 को कहते हैं, रक्त फैक्टर 8 को क्या कहते हैं? पहले भी बताया था आपको, वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा। रक्त फैक्टर 8 को कहते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रक्त फैक्टर आता ही आता है, और रक्त फैक्टर 8वां को हम क्या कहते हैं? ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है, क्योंकि यही फैक्टर रक्त को जमने नहीं देता है और रक्त वाहिनियों में रक्त बड़ी तेजी से दौड़ता रहता है, भागता रहता है, और रक्त क्लॉट नहीं हो पाता है। लेकिन जब क्षतिग्रस्त हो जाती हैं नलिकाएं, तब अगर ये जमने ही नहीं देगा तब क्या होगा? खून बहता चला जाएगा। इसलिए इसको जमने के लिए नितांत आवश्यक होता है, और इसमें जो दूसरे रक्त फैक्टर भाग लेते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब देखो 7वां प्रश्न है, रक्त फैक्टर 13 को क्या कहते हैं? रक्त फैक्टर 13, रक्त फैक्टर 13 को क्या कहते हैं? आंसर क्या है? फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये फैक्टर क्या करता है? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है और उसको स्टेबलाइज कर देता है, स्थिर कर देता है। कहता है कि तो क्लॉट बन जा अच्छी तरह से, है ना। क्लॉट जब बन जाएगा तो इसको मतलब उसको और संकुचित कर देगा, ताकि उसमें से जो आपके सीरम है रीस करके बाहर निकल जाए, और क्लॉट जहाँ क्षतिग्रस्त वाहिनियाँ हुई हैं वहाँ अच्छी तरह से उसको सील कर दे, उसकी दीवारों को अच्छी तरह से भर दे, इस तरह से समझो, सील कर दे। तो ये है रक्त फैक्टर 13वां को कहते हैं हम फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। 8वां प्रश्न, रक्त फैक्टर 9 को क्या कहते हैं? रक्त फैक्टर 9 को क्या कहते हैं? रक्त फैक्टर 9 को कहते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर इसको बी कहते हैं। समझ आ गया? अब एक चीज़ और, 9वां प्रश्न, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बताया था मैंने, विटामिन के। विटामिन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है रक्त का थक्का जमाने में। अगर विटामिन के नहीं रहेगा तो रक्त को थक्का जमाने के लिए जो दूसरे फैक्टर हैं उनका सिंथेसिस नहीं हो पाता है। ठीक है। अब प्रश्न है 10वां, रक्त जमने की प्रक्रिया में फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में बदलना क्या कहलाता है? कौन सी चरण है ये? तीसरा चरण है ना। रक्त जमने की प्रक्रिया में फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में बदलना तीसरा चरण है। पहला चरण क्या था आपको पता ही, दूसरा चरण मैंने बता दिया, तीसरा चरण फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में बदलना था। ठीक है। और 11वां प्रश्न, रक्त के थक्का से रीस कर जो द्रव निकलता है उसको क्या कहते हैं? रक्त के थक्का से रीस करके या चू करके जो द्रव निकलता है वह क्या कहलाता है? अभी मैंने बताया है, सीरम। सीरम होता है वो, जिसमें ना तो आरबीसी होता है, ना डब्ल्यूबीसी होता है, ना ही प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है, ना फाइब्रिनोजन होता है। वह अलग ही पानी जैसा द्रव होता है, चिपचिपा होता है। ठीक है। और 12वां प्रश्न, रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या अगर बढ़ जाए तो स्थिति क्या कहलाती है? रक्त में अगर लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाए तो क्या कहलाएगी? इस स्थिति को कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। क्या कहते हैं इसको हम? पॉलीसाइथीमिया। इसके बाद प्रश्न और सुनो, 13वां प्रश्न है, बिंबाणु के टूटने पर सीरोटोनिन निकलता है, और सीरोटोनिन का क्या काम है? सीरोटोनिन का क्या काम है? उसका एक काम है रक्त केशिकाओं के विस्फारण में मदद करना, रक्त केशिकाओं के डायलेशन में मदद करना सीरोटोनिन का काम है। प्रश्न 14वां, फाइब्रिन की संरचना कैसी होती है? मैंने बताया था, जाल जैसी
महीन तंतुक जाल जैसी होती है और वो जाल जैसी संरचना में ही WBC और RBC जो रक्त में उपस्थित कणिकाएं होती हैं उस जाल में आकर के फंस जाती हैं और यही ब्लड क्लॉट करवाती हैं। और उसमें जो द्रव रह जाता है, जो प्लाज्मा रह जाता है, तो फिर वो क्लॉट जो है ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, संकुचित हो जाता है और फिर ठोस बन जाता है। समझ गए? तो इसकी जो संरचना होती है महीन सूत्रों की जाल जैसी होती है। 15वां क्वेश्चन, रक्त में बेसोफिल्स का बढ़ जाना क्या कहलाता है? बेसोफिल, रक्त में अगर बेसोफिल की मात्रा बढ़ गया तो क्या कहेंगे उसको हम? इसको हम कहते हैं बेसोफिलिया। अब बेसोपिनिया मतलब कम हो जाना, फैगोसाइट्स मतलब भक्षण कर जाना, खा जाना, निगल जाना। तो क्या है? बढ़ गई मात्रा तो फिलिया, बेसोफिलिया। कम जाती तो पीनिया, बेसोपिनिया। जैसे न्यूट्रोपिनिया, न्यूट्रोफिल्स की मात्रा कम हो गया तो। ठीक है। अब ये देखो, लाल रक्त कणिकाओं का आकार कैसा होता है? बताया था मैंने अच्छी तरह से, आपको याद होगा। बाइकनकेव, बाइकनकेव मतलब उभयतल, उभयतल मतलब इसका दोनों ऐसे रहेगा सिरा और बीच से चपटा रहेगा और आगे भी इसी तरह से फूला हुआ रहेगा, पीछे भी इस तरह से फूला हुआ रहेगा, बाइकनकेव जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया? तो मैंने सारे प्रश्न का आपको उत्तर दे दिए। अब आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और एग्जामिनेशन की तैयारी करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ और अगले आपके जो चैप्टर है उससे संबंधित बातों को बताने के लिए। तब तक जाने की इजाज़त। बाय बाय।